हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी ने अपने घरों में और आसपास के इलाकों में आपने लाइट भी देखी होगी, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट में हमने लाइट भी देखी हुई है। बट लाइट एक्चुअली में होती क्या है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी। बच्चों, लाइट एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है जिसकी वजह से हम कोई चीज़ देख पाते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की, कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। बच्चों, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों, जैसे हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट में एयर प्रेजेंट है, लाइट इस एयर में भी ट्रेवल करती है और स्पेस में और वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि स्पेस और वैक्यूम में कोई मीडियम, जैसे एयर धरती के चारों तरफ एक मीडियम का काम करती है एयर, वैसे ही स्पेस में और वैक्यूम में एयर नहीं होती, तो मीन्स वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता ट्रैवल करने के लिए। बट लाइट वहाँ भी ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दी हुई है बच्चों, कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है बच्चों, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में कोई एयर या कोई मीडियम नहीं होती। और जो मीडियम होता है ना बच्चों, एयर, वो इन वेव्स को रेस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, इनकी स्पीड को कम करने का काम करता है, क्योंकि एयर एक फ्रिक्शन वाला माहौल, एक ऐसा मीडियम तैयार करती है जिससे कि लाइट के लिए फ्रिक्शन पैदा होता है। इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर थोड़ी सी कम होती है अगर हम कंपेयर करें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता, कोई एयर नहीं होती, तो वहाँ पर लाइट वेव के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस या फिर रेजिस्टेंस नहीं होता। इसीलिए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी बच्चों लाइट की होती है वैक्यूम में, स्पेस में, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होती है लाइट की, और सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की यही मानी गई है। अगला देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, बहुत ईजी है। तो थर्ड देखो, लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर, दैट इज़ वेव एज वेल एज पार्टिकल। बच्चों, लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल टाइप का होता है। ये एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। अगला देखो बच्चों, लाइट कास्ट शेडो। जब लाइट बच्चों किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो क्रिएट हो जाती है। ये भी इस लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है। अगला देखो बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, ये आपको बता चुका हूँ बच्चों मैं। इसके नेक्स्ट देखो बच्चों, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग में हैपन। जब कोई लाइट किसी सरफेस पर गिरती है तो क्या होता है? देखो बच्चों, यहाँ 3 मेन इंसिडेंट बताए हुए हैं कि क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? जब कोई लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल कर रही है और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के बाउंस बैक होके उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और दूसरा है बच्चों रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करके जब किसी सरफेस में एंटर करती है तो कोई एंगल बनाती हुई उस सरफेस में एंटर कर जाती है, इसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन। और थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों, जब लाइट किसी सरफेस पर पड़ती है तो उस सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है, ना तो रिफ्लेक्ट होती है और ना ही रिफ्रैक्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, जो पहली वाली फिनोमेना हमने पढ़ी है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। बच्चों, जब मिरर जैसी कोई पॉलिश सरफेस पर, कोई चमकदार सतह पर जब लाइट गिरती है तो बाउंस बैक होके दोबारा उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो लाइट आई थी। राइट। अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना रिफ्लेक्शन की, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली लॉ क्या होती है बच्चों रिफ्लेक्शन की, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो बच्चों, इस इमेज में आप देखिए, आपको एक मिरर दिया हुआ है। इस मिरर पर जब कोई इंसिडेंट रे, किसी लाइट की कोई इंसिडेंट रे
जो एक मीडियम में ट्रेवल करती हुई इस पॉइंट पर, इस सरफेस के पॉइंट P पर टकराती है और P से टकरा के रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ है इसका। इंसिडेंट रे आई और पॉइंट पे टकरा कर जब बाउंस बैक हुई तो रिफ्लेक्शन हुआ ना बच्चों, तो इसको कहा गया रिफ्लेक्टेड रे, और जो लाइट आई थी उसको बोला गया इंसिडेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर आप देख रहे हो, जिस पॉइंट पर टकराई थी, सरफेस के जिस P पॉइंट पर टकराई थी, उस सरफेस का जो नॉर्मल होता है 90 डिग्री 90 डिग्री का जो एंगल होता है उस सरफेस के साथ जो 90 डिग्री बन रही होती है उसे बोलते हैं नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट रे है उस नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है और रिफ्लेक्टेड रे उस नॉर्मल के साथ एंगल आर बना रही है, ठीक है। और एंगल आई को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, इंसिडेंट रे किसी सरफेस पर जब आ रही है, उस सरफेस का जो नॉर्मल है उसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है और रिफ्लेक्टेड रे उस नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना रही है, जो कि हमेशा इक्वल होते हैं। यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट होती है, जो अभी मैंने आपको बताई थी, राइट। और आपको दिया भी हुआ है बच्चों, यहाँ देखिए आप, फर्स्ट वाला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ये इक्वल होता है, ठीक है बच्चों। और इमेज में आपको यही दिखाया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए आप, कि एक शाइनी सरफेस है, इंसिडेंट रे आई और इस पॉइंट पर टकरा कर बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्टेड रे बनकर चली गई, ठीक है। और नॉर्मल के साथ इन्होंने एंगल आई और एंगल आर बनाया, जो कि हमेशा इक्वल होते हैं, और यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की फर्स्ट लॉ आपको बता रही है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब चीज़ें बच्चों एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है बच्चों। आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है ये एक सरफेस का काम कर रही है ना। अब इस सरफेस पे यदि मैं एक बेस बना दूँ इस तरह से कुछ, यहाँ देखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ही मैं एक सरफेस का बेस बना दूँ और इंसिडेंट रे उस सरफेस पर टकराऊँ और उसके बाद वो टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे बन के आगे चली जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बना दूं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बना दूं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हो पा रही है ना, क्योंकि आपकी मोबाइल स्क्रीन एक सरफेस का काम कर रही है, एक प्लेन का काम कर रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं एक प्लेन पर ही हो पा रही है ना। तो यही बोलना चाह रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड पॉइंट, कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पॉइंट P, ये सभी बच्चों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये जो प्लेन है एक सरफेस का ही एक काम करती है और आपकी मोबाइल भी एक सरफेस ही है। तो ये सारी चीज़ें इसी एक सरफेस के ऊपर हो रही हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी को एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड पॉइंट माना गया है, ठीक है बच्चों। तो दो लॉज आपने पढ़ ली, जिसमें पहली लॉ आपको बता दी मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के दोनों इक्वल होती हैं, और द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सभी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो बच्चों दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आपसे बहुत बार पूछी भी जा सकती हैं, राइट। तो इस इमेज के साथ आपने ये चीज़ें आसानी से समझ ली होंगी, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ, ठीक है। ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर लाइट आई, टकरा के रिफ्लेक्टेड रे बन गई, एंगल बनाया नॉर्मल के साथ आई एंड आर, वो दोनों इक्वल होते हैं और ये सभी एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। तो ये दोनों लॉज आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। तो बच्चों चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बच्चों इमेज। इमेज क्या होती है बच्चों? इट इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। बच्चों इमेज कब बनती है? जब रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आपस में मिलती हैं या फिर मिलती हुई नज़र आती हैं, तो उस पॉइंट को बोला जाता है, उस पॉइंट पर जो इमेज होती है वो बनती है, ठीक है, उसी पॉइंट पर। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है बच्चों। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज ये आप तभी समझ पाओगे, और ये इमेज वाला कंसेप्ट आप तभी समझ पाओगे जब आप इस डायग्राम को अच्छे से देखोगे और समझोगे। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों? इसमें दिया हुआ है इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। बच्चों ये एक प्लेन मिरर आपको दिया हुआ है,
जिसमें शाइनी सरफेस इस तरफ है। अब ऑब्जेक्ट यदि बच्चों यहाँ रख दिया जाए इस तरह से, जैसे ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ए से एक इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मली जा रही है, इस सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे जा रही है और इस नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो भी इस नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बनाते हुए वापस पीछे चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखो बच्चों, इसी पॉइंट ए से एक इंसिडेंट रे कुछ इस एंगल पे आई जो कि नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगी वो आर एंगल बनाती हुई निकल जाएगी, है ना। लेकिन बच्चों आपने देखा कि जब लाइट रे इस तरह से आई थी 90 डिग्री एंगल के साथ अपना 0 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो उसी एंगल को बनाते हुए 0 डिग्री के साथ वापस चली गई। ये रिफ्लेक्टेड रे थी और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये रेज़ क्या आपस में कभी मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। ठीक है। लेकिन मिरर के पीछे हम मान के चलते हैं कि लाइट रे रिफ्लेक्टेड ना होती और आगे इस तरह से बढ़ जाती तो इस पॉइंट पर जाके मिलती। ठीक है। तो जहाँ पर ये मिलती हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई नज़र आ रही हैं जिस पॉइंट पर, वहाँ पर बन रही है इमेज। ठीक है बच्चों। और इमेज में यही आपको बताया गया था जब अभी आपने देखा कि इमेज क्या होती है। इमेज वही पॉइंट होता है, इट इज़ अ पॉइंट जहाँ पर लाइट रे या तो एक्चुअली में मिल रही हैं या फिर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर लाइट रे मिल नहीं रही हैं लेकिन मिलती हुई नज़र आ रही थी, इसीलिए इस पॉइंट पर जो हमें मिली वो है इमेज, और ये होती है वर्चुअल इमेज। अब बताऊँगा कैसे। देखो बच्चों, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आप देखो। रियल इमेज कब बनती है? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली इमिट। अगर रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, जो ये रिफ्लेक्टेड रे वापस ऐसे जा रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, अगर ये किसी पॉइंट में मिल पाती, लेट्स सपोज ये ऐसे ना जाके कुछ ऐसे जाती और इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिल जाती, तो ये जो इमेज मिलती ये होती रियल। लेकिन रियल नहीं है, क्योंकि ये रेज़ कभी आपस में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे एक इस तरह से आगे जा रही है और एक इस तरह से वापस जा रही है, तो कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर हम माने पीछे की तरफ, मिरर के पीछे की तरफ, तो इस पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है। तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है बच्चों? इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट। यहाँ देखो बच्चों, अपीयर टू मीट हो रहा है, इसीलिए जो इमेज हमें मिल रही है ये वर्चुअल इमेज है, ना कि रियल इमेज। राइट। रियल इमेज में सेकंड देखो बच्चों, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये जो इमेज होती है ये स्क्रीन पर मिल जाती है, लेकिन वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं मिलती है, स्क्रीन से पीछे की तरफ मिलती है ना। ये देखो, जैसे इमेज अगर बनती तो हम उसको पर्दे पर उतार सकते थे या स्क्रीन पर उतार सकते थे, तो वो इमेज होती रियल। लेकिन जो इमेज स्क्रीन पर आ ही नहीं सकती वो होती है वर्चुअल इमेज। जैसे यहाँ पर ये इमेज हमें मिली है, ये पीछे हमने माना कि यहाँ पर रेज़ मिलती तो यहाँ पर हमें इमेज मिली, स्क्रीन पर नहीं मिली हमें ये। ठीक है। रियल इमेज में अगला देखो बच्चों, इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं हमेशा, लेकिन वर्चुअल इमेज बिल्कुल सीधी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। ये आप देख भी सकते हो बच्चों कि जो इमेज यहाँ पर आपने देखी, ऑब्जेक्ट ए बी ऐसे रखा हुआ था, तो इमेज भी आपको इसी फॉर्म में नज़र आई है, इरेक्ट फॉर्म में। ठीक है। और लास्ट देखो बच्चों, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। जो सिनेमा स्क्रीन पर जो आप इमेज देखते हो वो रियल इमेज होती है, लेकिन इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर में जो इमेज आपको यहाँ मिली है ये, और कॉन्वेक्स मिरर में भी जो इमेज मिलती है वो सारी होती हैं वर्चुअल इमेज। जब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की बच्चों, तो मैं उसमें आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी बात कर रहे हैं हम प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर में जो इमेज हमें मिल रही है वो भी वर्चुअल इमेज होती है। राइट। अब बच्चों इसको ना आप इस तरह से कुछ समझो। इस इमेज में देखो, ये घर में यूज़ करने वाला कोई मिरर ही मान के चलो, इससे जितने डिस्टेंस पे आप खड़े हो, आपकी जो इमेज बन रही है वो शीशे के पीछे जस्ट उतने ही डिस्टेंस पे आपको नज़र आएगी। राइट। खुद देख लो, शीशे से जितनी दूर आप खड़े हो, शीशे के अंदर उतनी ही दूर आपको आपकी खुद की इमेज नज़र आएगी। आपकी देखो बच्चों, ये जो इमेज मिल रही है ना, ये देखने में तो रियल इमेज है, लेकिन साइंटिफिकली प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, क्योंकि बिहाइंड द स्क्रीन बनती है। जैसे अभी मैंने आपको वो डायग्राम समझाया ना, तो ये प्लेन मिरर में आप वैसे ही देख सकते हो कि यदि ऑब्जेक्ट इस मिरर से इतनी दूर है तो इमेज उस मिरर से उतनी ही दूर बन रही है, लेकिन वो इमेज होती है इरेक्ट और वर्चुअल, बिल्कुल सीधी होती है। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज़ होती है उतनी इमेज की भी साइज़ होती है, उतनी हाइट होती है, लेकिन वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी। जैसे ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा हुआ है तो इमेज भी बिल्कुल सीधे खड़ी हुई आपको मिलेगी। राइट। तो ये होती है बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय
प्लेन मिरर, और ये इमेज वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती। दोबारा आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। और बच्चों इसमें एक चीज़ देखिए, आपका राइट हैंड इस इमेज में आप देखोगे, इसमें आपका राइट हैंड जो ऑब्जेक्ट का है, मतलब आपका जो राइट हैंड है, इमेज जो दिख रही है उसके अंदर वो लेफ्ट हैंड जैसा नज़र आएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो इमेज में वो राइट हैंड जैसा नज़र आएगा। इसे बोलते हैं बच्चों लेटरली इन्वर्टेड इमेज। होती तो बिल्कुल सीधी है, दिखती सीधी है, लेकिन वाइस वर्सा उल्टा हो जाता है कि राइट साइड आपको लेफ़्ट नज़र आएगी और लेफ़्ट साइड आपको राइट नज़र आएगी। तो ये होता है बच्चों लेटरली इन्वर्टेड इमेज, राइट। अब अगला देखो बच्चों, इसी में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक लेटर जैसे एफ़ लेटर है, यदि उसको मैं उस मिरर के सामने एफ़ लेटर को रख दूँ तो एफ़ की जो इमेज बनेगी, उसकी इमेज मिरर के जस्ट पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितनी दूर वो रखा हुआ था, लेकिन जो इमेज बन रही है वो लेटरली इन्वर्टेड है, जस्ट वाइस वर्सा, राइट साइड लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड उसकी राइट हो गई। इसी को बोला जाता है बच्चों लेटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ लेटर एफ। और जो बॉडी की इमेज मैंने अभी आपको दिखाई थी वो भी बच्चों सेम इसी तरह की थी, राइट। अब चलते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अब इसमें आप समझ पाओगे कि जो भी इमेज फॉर्म होती है किसी प्लेन मिरर से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। बच्चों सबसे पहला पॉइंट है इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने आपको यही बताया बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है मिरर के सामने, इसकी इमेज जो बन रही है वो वर्चुअल होगी, नकली होगी, और इरेक्ट सीधी होगी। जैसे ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है वैसी इमेज आपकी सीधी आपको नज़र आएगी। सेकंड देखो, साइज़ ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज़ है बच्चों वो उस ऑब्जेक्ट के साइज़ के बिल्कुल इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जितनी हाइट आपकी है, इमेज की हाइट भी आपको उतनी ही नज़र आएगी और उतनी ही दूरी पे नज़र आएगी, लेकिन इमेज होगी वर्चुअल, ना कि रियल। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखो, इमेज इज़ फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। वही बात बच्चों कि जितनी दूर आप खड़े हो उतनी ही दूर आपकी इमेज भी शीशे के पीछे नज़र आएगी, राइट। और लास्ट पॉइंट देखो बच्चों इसमें लास्ट पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी इमेज नज़र तो बिल्कुल इरेक्ट आएगी, बिल्कुल सीधी नज़र आएगी, सीधी खड़ी, सेम उसी तरह से, लेकिन उसके राइट पोर्शन लेफ़्ट में आपको नज़र आएगा और लेफ़्ट पोर्शन आपको राइट में नज़र आएगा। जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो, राइट हैंड आपका इमेज में लेफ़्ट हैंड नज़र आ रहा है और आपका लेफ़्ट हैंड इमेज में राइट हैंड नज़र आ रहा है। और लेटर की यदि हम बात करें इंग्लिश लेटर एफ़ की, तो एफ़ यदि मिरर के सामने ऐसे रख दिया जाए तो इमेज में सीधा ही नज़र आएगा, जिस तरह से हाइट है उसी तरह से वो नज़र आएगा, लेकिन उसका लेफ़्ट एंड राइट पोर्शन आपस में इंटरचेंज हो जाएगा और उसकी लेटरली इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगी। तो बच्चों ये चैप्टर का ये पोर्शन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बच्चों बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और ये जो टॉपिक हैं आपको समझने की ज़रूरत है बच्चों बहुत ज़्यादा, और इसको लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज के इस क्लास में हम इस लाइट चैप्टर का यही पोर्शन कवर कर रहे हैं और बाकी का बचा हुआ जो मेन पोर्शन है वो हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। तो बच्चों बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।